क्या था, यानी इन्होंने लेबोरेटरी में एक्चुअली किया क्या था। तो दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, मिजेल्सन एंड स्टाल ट्रांसफर्ड द ई कोलाई सेल्स ग्रोन ऑन N15 मीडियम टू अ मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल N प्रोटीन। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ना, तो इन्होंने ऐसा किया कि जो मैंने पहले बताया कि जो बैक्टीरिया इन्होंने एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा था कि वहाँ पर N15 था, तो वहाँ से बैक्टीरिया ने N15 को एब्जॉर्ब किया। अब इनके पास रिजल्ट में एक ऐसी बैक्टीरिया के सेल्स है कि उस सेल के अंदर जो डीएनए है ना, तो उसके डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो N15 से बने हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने वहाँ से उस सेल्स को उठाया और एक और मीडियम, एक और इन्वायरमेंट में ट्रांसफर किया। पॉइंट टू बी नोटेड, इन्होंने क्या किया, एक और इन्वायरमेंट में उन सेल्स को ट्रांसफर किया। अब जब दूसरे इन्वायरमेंट में इन्होंने इसे ट्रांसफर किया, तो उस इन्वायरमेंट के बारे में अब मैं बताती हूँ कि वहाँ पर क्या चेंजेस हो। वहाँ पर जो सोल्यूशन यूज किया गया है अमोनियम क्लोराइड का, तो उसके इनसाइड जो नाइट्रोजन मौजूद होगा ना, तो उस नाइट्रोजन को N14 बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पहले वाले में N15 था, उस वजह से बैक्टीरिया में क्या थे, बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड्स N15 थे। अब उसी N15 वाले बैक्टीरिया के जो सेल्स थे उसको N14 में रखा गया। अब आप सोचें कि एक N15 को उठा के N14 के अंदर रखा गया, तो अब वहां से भी बैक्टीरिया क्या करेगा, उस N14 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो अब देखें कि रिजल्ट्स में क्या मिलता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब जब इन N15 को लाया गया, N14 के अंदर रखा गया, तो आफ्टर 20 मिनट्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि आफ्टर 20 मिनट्स इन्होंने फिर कुछ सैंपल्स वहाँ से उठाए, वहाँ से कुछ सेल्स, यानी सेल्स की डिवीजन हो गई, एक सेल से दो बन गए, तो इन्होंने कुछ सैंपल्स उठाए। फिर 20 मिनट्स के बाद फिर से 20 मिनट्स, ठीक है, फिर इन्होंने कुछ सैंपल्स उठाए, फिर उसके बाद फिर 20 मिनट्स, यानी आफ्टर टोटल 16 मिनट्स, यानी 1 घंटे का टाइम इन्होंने यूटिलाइज किया। ठीक है, और इन्होंने 3 किस्म के सैंपल्स उठाए, फर्स्ट वन जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि 20 मिनट बाद इसकी जो है जनरेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इनके पास 3 जनरेशन्स के सैंपल्स आ गए। अब आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं। अच्छा जी, अब डीएनए फ्रॉम दो सेल सैंपल वाज आइसोलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू डेंसिटी। अब इन्हें पता किस तरह, अब इन्होंने जो जो सैंपल्स उठाए हैं ना, हर एक जनरेशन के आफ्टर 20 मिनट बाद इन्होंने जो सैंपल्स उठाए, तो उन सभी को अलग अलग सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या किया, रिवॉल्व किया, उनको क्या किया, सेपरेट किया, ताकि इन्हें पता चल जाए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी किस्म की डीएनए इसके अंदर पाई जाती है, N15 के N14, सेकंड में, थर्ड में। ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दियर स्टडी में भी समराइज एज फॉलो। अब जो जो रिजल्ट इनको मिल गए हैं ना, ये इन साइंटिस्ट को, तो वो अभी आपको आगे जाके एक्सप्लेन होगा। ठीक है, समझ आ गया। दोनों साइंटिस्ट ने N15 वाले सेल्स को उठाया और N14 वाले इन्वायरमेंट में रख दिया। अब आफ्टर 20 मिनट्स ये वहाँ से कुछ कुछ सैंपल्स उठा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स बाद क्या होती है, डिवीजन हो जाती है, तो कुछ सेल्स इन्होंने उठाए, फिर 20 मिनट बाद डिवीजन होते, फिर कुछ सेल्स उठाए, फिर 20 मिनट बाद डिवीजन होते, तो फिर कुछ सेल्स उठाए। तो अब इनके पास 3 जनरेशन्स के सेल्स आ गए हैं। अब ये इससे आपको बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। तो चले चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ये आपको सेंट्रीफ्यूगेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह सेंट्रीफ्यूगेशन की गई है। अच्छा जी, ये स्लाइड्स अब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है कि आफ्टर 1 जनरेशन, यानी जो 20 मिनट्स गुजर जाते हैं, जब आप N15 को उठाते हैं, N14 इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो आफ्टर 20 मिनट्स क्या होता है, द रिजल्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव वन हैवी हैविंग N15 एंड वन लाइट हैविंग N14 स्ट्रैंड। अब जो सेल्स इन्होंने उठाए हुए हैं ना आफ्टर 20 मिनट्स, तो उस सेल्स के अंदर जो डीएनए मौजूद था ना, तो उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे, उसमें एक स्ट्रैंड में N15 नाइट्रोजन मौजूद था और दूसरे स्ट्रैंड में N14 मौजूद था। तो अभी आप सोचें कि यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव ही अप्लाई की गई है ना। क्या था, N15 पेरेंटल था, यानी मदर था, यानी माँ बाप की तरफ से ये स्ट्रैंड इसको मिला, और N14 क्या था,
ये ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर स्ट्रैंड था, ये उसने वहाँ उस इन्वायरमेंट के इफेक्ट से ही हासिल किया। तो मतलब दोनों की मिक्सिंग हुई, 50% N15 और 50% N14, तो आपस में कंट्रीब्यूशन की गई, तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव को अप्रूव्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फर्स्ट जनरेशन की गई तो एक ऐसी डीएनए बन गई कि उस डीएनए को हम इंटरमीडिएट डीएनए बोलते हैं। इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि इसमें 50% N15 था और 50% N14 था। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यानी एक मिक्सचर सा था। ठीक है, अच्छा जी, अब आफ्टर सेकंड जनरेशन आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ। फर्स्ट जनरेशन में एक इंटरमीडिएट डीएनए बन गई, एक हाइब्रिड डीएनए बन गई, उसका एक स्ट्रैंड N14 और एक स्ट्रैंड N15 था। अब जब N14 और N15 वाले की आगे जाके डिवीजन होगी तो अब आपके पास किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो आफ्टर 2 सेल जनरेशन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ डीएनए। अब जब वो डीएनए थी ना, उसका एक स्ट्रेन N14 और एक स्ट्रेन N15 था, और एनवायरनमेंट में क्या मौजूद था, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन मौजूद था और नाइट्रोजन N14 था। तो अब इन्वायरमेंट से भी इस पर कुछ इफेक्ट होगा ना। तो अब देखें, दो किस्म की डीएनए बन रही हैं। हाफ ऑफ दीज हैव इंटरमीडिएट डेंसिटी। एक डीएनए के पास N14 और N15 है, जबकि दूसरे डीएनए के पास दोनों ही N14 होगी। यानी एक स्ट्रैंड उसने अपनी मदर से लिया और एक अपनी एनवायरमेंट से। तो यहाँ पर क्या हो रही है, दो किस्म की डीएनए बन रही है। एक डीएनए में N14 है, जबकि दूसरे में हाइब्रिड है, यानी N14 और N15। तो यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसने अपने मदर से भी कुछ लिया और बाहर उस इन्वायरमेंट से, उसके फैक्ट से क्या किया, वहाँ से भी स्ट्रैंड्स तैयार किए। तो मतलब यही है कि 50% कंट्रीब्यूशन हो रही है, वही सेमी कंजर्वेटिव को अप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हाफ ऑफ दीज हैव इंटरमीडिएट्स, वही के एक के पास इंटरमीडिएट होगी। द रिमेनिंग हाफ विल हैव लाइट डेंसिटी। ठीक है, लाइट से मुराद यानी एक डीएनए के पास लाइट डेंसिटी का मतलब है उसके दोनों स्ट्रैंड N14 होंगे, जबकि एक डीएनए इंटरमीडिएट यानी N15 होगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है अगर आप थोड़ा सा सोचें। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं टूवर्ड्स द थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या होगा। The intermediate density DNA molecules will yield half intermediate and half light molecules, while all the molecules obtained from duplication of the light DNA will be light. ठीक है, अब जब थर्ड जनरेशन था तो उसमें क्या था, उसमें सारे डीएनए लाइट बन गए। क्या बन गए, लाइट, और कुछ में से हाइब्रिड भी थे। ठीक है, द इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल विल यील्ड हाफ इंटरमीडिएट। जो सेकेंड जनरेशन में चूंकि इंटरमीडिएट भी था और लाइट भी था, तो इंटरमीडिएट वाले से इंटरमीडिएट बन गया और हाफ वाले से जो दूसरा था लाइटर N14 तो उससे N14 और N14 बन गया। अब मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये जो रेड कलर का एक डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक्चुअली वो डीएनए है जो कि एक्सपेरिमेंट से पहले इन्वायरमेंट में थी, मीडियम में थी, और वहाँ से उसने N15 को एब्जॉर्ब किया। तो ये उस डीएनए को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रही हैं, और इस किस्म की डीएनए को हम लोग N15 और या फिर हेवी डीएनए बोलते हैं। और अगर आप इसको किसी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रख के, यहाँ पर आपको देख रहा है ना कि ये जो पर्पल कलर का ट्यूब है, तो ये आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब इंडिकेट करवा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये डीएनए बिल्कुल बेस में है, ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए किस किस्म की है, हैवी डीएनए है। ठीक है, नीचे है तो मतलब हेवी है। अच्छा, अगर दूसरा आप देखें, अब फर्स्ट जनरेशन, अब इस डीएनए ने, इस जो रेड कलर की डीएनए है, हैवी डीएनए है, तो इसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रांसफर किया गया कि वहाँ पर लाइट डीएनए के सारे चीज़ें मौजूद है। तो अब इससे एक हाइब्रिड डीएनए बन गई। कुछ लाइट और हैवी आपस में मिलकर जो डीएनए बनाती है, तो उसको हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। तो इस किस्म की डीएनए अगर सेंट्रीफ्यूज में देखें तो दरमियान में होगी, हमेशा इंटरमीडिएट में होगी। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाए कि हाफ इसका स्ट्रैंड जो है वो लाइट है और हाफ इसका हेवी है। अब जब इस हाइब्रिड को हम क्या करेंगे, आगे इसकी फर्दर डिवीजन होगी, तो इससे दो किस्म की डीएनए बनेगी। एक तो इससे लाइट डीएनए बनेगी, ठीक है, यानी उसके दोनों स्ट्रैंड्स में N14 नाइट्रोजन मौजूद है, और एक इससे
हाइब्रिड डीएनए बनेगी। ठीक है। सो आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट की भी समझ आ गई होगी और इस वीडियो की भी। So please subscribe and share my channel, and thank you for watching my videos.